नमस्कार। दिल की बात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रतिदिन हर विभाग की उच्च कोटि के उद्भट विद्वान अनुभवी व्यक्तित्व से रूबरू कराने में आगे रहे हैं। आज हमारी वार्ता नारायण हॉस्पिटल के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कमल कुमार कासवान साहब से रूबरू होने का मौका मिला। आप अच्छे से जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की जो राष्ट्रगीत जो बना है उसकी पहली पंक्ति बोलती है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। गणमान्य लोगों के मस्तिष्क पर शासन करने वाले परमपिता परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। ये पंक्ति ईश्वर के लिए समर्पित है। गणमान्य व्यक्तियों में वो बुद्धिजीवी व्यक्तित्व जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कार्य क्षमता से देश का गौरव बढ़ाते रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति बढ़ाने में पीछे नहीं रहते हैं, जिनमें चिकित्सक, लेखक, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि। आज ऐसे ही उद्भट व्यक्तित्व से हम आपको रूबरू कराते हैं। आदरणीय श्री कमल कुमार जी कासवान साहब, नमस्कार। नमस्ते सर। बहुत अच्छा लगा आपसे। हम दो बातें पूछने के इच्छुक हैं। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, देश की ये तीन बड़े पिलर्स हैं। जी सर। सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ की बात अपन करते हैं तो आपका योगदान इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो विभाग आपके पास है आज के इस बदलते हुए परिवेश में और आज के इस अक्रांत समय में जहाँ पर शुद्धता बिल्कुल नहीं है, हर जगह मिलावटखोरी है, ऐसी स्थिति में इस बीमारी से ये जो आपके विभाग की है इससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, परेशान हैं। आपने अपने इस चिकित्सा क्षेत्र में इसी विभाग को क्यों चुना? हम इसको जानने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली ग्रामीण से बिलोंग करता हूँ। बहुत गांव है मेरा, दूधवाखरा गांव चूरू के अंदर है। मेरे फादर साहब हैं, वो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उसमें, अभी तो रिटायर हो चुके हैं। तो वहाँ का जो मेरे को जो इन्वायरमेंट मिला, मुझे उनका जो आशीर्वाद मिला वो यही था कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना और उनको प्रॉपर एजुकेशन पे ध्यान देना। और धीरे धीरे जब मैं पढ़ता गया तो मैं क्लास के अंदर वहाँ भी टॉप कर रहा था। 10th क्लास में मेरे उस समय 1990 की बात है, 1990 के अंदर 75% नंबर थे। तो मेरे फादर ने पूछा कि आपको क्या करना चाहिए। उसमें हमारे एक टीचर थे गांव के, जिन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए। और उनकी उस चीज़ से मेरे को प्रेरणा मिली और फिर मैंने उसके लिए आगे पढ़ाई अपनी जारी रखी। गांव में मेरे पास वहाँ व्यवस्था नहीं थी 11th 12th के लिए, तो मैं बगड़ में, झुंझुनू में, वहाँ पे बगड़ में जो सेठ पिरामल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे मैंने और 11th और 12th किया। और उसके बाद फिर मैंने तैयारी किया। और मैं, हालांकि उसमें कोचिंग का भी इतना सिस्टम नहीं था, ये सब अब आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमने सेल्फ स्टडी करी, कॉलेज लेक्चरर्स थे उनसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्टडी करी, बॉटनी जूलॉजी अपने सेल्फ स्टडी करी हमने। और उसके बाद मैंने मेहनत किया। तो फर्स्ट ईयर जब मैंने ड्रॉप किया, उसमें ड्रॉप करना एक नॉर्मल सी बात होती थी। और फर्स्ट ईयर ड्रॉप में मेरे 10 नंबर कम रह गए थे। तो उसमें मेरे को एक विचार लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर मैं फादर और मदर के पास बैठा था, उन्होंने पूछा कि क्या करना है। तो कुछ देर में सोचता रहा, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था कि नंबर नहीं आए या अखबार में नाम नहीं छपे, लेकिन थोड़ा फील हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, अब 10 नंबर कम रहे हैं तो हो सकता है 1 साल बाद में 60 नंबर ज़्यादा आ जाएं। और फिर मैंने 1 साल तैयारी और करी। और एग्जैक्टली ये हमारे फादर मदर का आशीर्वाद समझो, भगवान का आशीर्वाद समझो कि मेरे एग्जैक्ट कट ऑफ से 60 नंबर ज़्यादा आए। और 72.5 कट ऑफ था, उसमें मेरे 77.5 था। 81 रैंक था मेरा 1994 के अंदर, और मैं सिलेक्ट हो गया था। तो जब मैं SMS आया तो वहाँ मुझे लगा कि ये बड़ा सिटी है और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरे फादर साहब थे, वो प्राइमरी टीचर थे। तो उसको देखते हुए मैंने पढ़ाई के लिए और अकोमोडेशन के हिसाब से सोचते हुए मैंने बीकानेर एसवी मेडिकल कॉलेज चुनना ज़्यादा उचित समझा। और वहाँ मैंने सुचारू रूप से अपनी स्टडी करी। वहीं पे मैंने MBBS किया वहाँ। उसके बाद मेरा छोटा ब्रदर है, वो 95 में सिलेक्ट हुआ था। फिर हम दोनों इंटर्नशिप में तैयारी करी, हम लोग PG में सिलेक्ट हुए।
फिर बीकानेर मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिसिन में और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसमें हमारे अवेयरनेस थी कि भाई हमने मेडिसिन सर्जरी करी है दोनों ने, तो हमें आगे भी पढ़ना चाहिए। उसमें DMMCH में इतना ज़्यादा लोगों को लिए प्रचलन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने MD-MS करके बाद में फिर दोनों भाई ने प्रिपरेशन करी और फर्स्ट चांस में मैं DM में सिलेक्ट हुआ। मेरी सेकंड रैंक थी अहमदाबाद के अंदर BJ मेडिकल कॉलेज में, और मेरे को नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ अलॉट हुआ। वहाँ से मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ और ट्रांसप्लांट साइंस है, जो अपने हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहाँ से मैंने अपना DM प्रोग्राम किया। और 3 साल DM प्रोग्राम करने के बाद मैं अजमेर आया। उसमें जयपुर के अंदर वैकेंसी नहीं थी, अजमेर में मैंने काम किया, मित्तल हॉस्पिटल में भी किया, फिर एक ट्रस्ट सेंटर था समाज का, उसमें भी सहयोग दिया। फिर मुझे लगा कि कुछ लिमिटेशन है, मैं और हाई एंड काम नहीं कर पा रहा हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट है और भी प्रॉपर सेवा डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें फिर मैंने जयपुर आना उचित समझा। फिर मैंने नारायणा हॉस्पिटल ज्वाइन किया और 2010 से आज 2024 14 ईयर से मैं वहीं काम करता हूँ। और हम लोग, हमारा मकसद ये है कि किस तरह से एक इंसान की लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। आज अगर एक प्रॉपर डायलिसिस भी बंदा करता है तो 10 से 15 साल आराम से निकाल सकता है, अगर वो सही तरीके से डायलिसिस करे, प्रॉपर खान पान का ध्यान रखे और प्रॉपर दिनचर्या को फॉलो करे, व्यायाम करे। और किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम कर रहे हैं। लास्ट 2013 से मेरे हॉस्पिटल को लाइसेंस मिला हुआ है और हम रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट करते रहते हैं। इससे एकदम से आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ जस्ट लाइक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाता है और ये नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। और ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट मिलता है जब पेशेंट बीमार से एकदम नॉर्मल फील करता है। आपके वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि आपकी स्वयं के परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने आप पर पूर्ण विश्वास के साथ चिकित्सा जगत में रहते हुए भी आप अपने ईश्वर पर, अपने पूर्वजों पर, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद पर इतना भरोसा करते हैं। ये स्पष्ट है कि आपका जो मृदु व्यवहार है, आपकी जो मधुर भाषा है, आपका जो पेशेंट के साथ में जो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो आप देते हैं, ये तारीफ़ काबिल है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको भी और आपके इष्ट देव को भी, आपके पेरेंट्स को भी। धन्यवाद सर। एक चीज़ और आती है कि आजकल ये किडनी जो विभाग है, इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ बनी हुई है। लोग डरते हैं इस बीमारी से और डरना स्वाभाविक भी है। और ऐसी स्थिति में कई हॉस्पिटल्स, कई डॉक्टर्स के बारे में मीडिया के द्वारा या बहुत सारी चीज़ों के बारे में सत्यता और असत्यता को लिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, ऐसा है, किडनी बीमारी होती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि इस किडनी की बीमारी के कारण क्या हो सकते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं कारण की तो भी बात नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जो लोगों के अंदर भ्रांति बनी हुई है कि चिकित्सक लोग, जैसे आजकल मीडिया में आ रहा है कि इस तरह से गलत कार्य भी होते हैं और लोगों के प्रति, इसके प्रति जो डर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शायद आप आजकल जो किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में पूछना चाहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट जो हमारा एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, हम उसी एक्ट के तहत काम करते हैं और इसमें जो भी डोनर होता है, जो पेशेंट के रिश्तेदार होते हैं, वही किडनी डोनेट कर सकते हैं। और हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट, HLA टेस्ट करते हैं और उससे हमें आइडिया हो जाता है कि डोनर है ये इसका रिश्तेदार है या नहीं है। अगर रिश्तेदार नहीं है तो हमें किडनी डोनेशन करना कोई बाध्य नहीं कर सकता एज ए डॉक्टर। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको डिफेंड करें नहीं करें। कई लोग कहते हैं हमारे को, साहब मैं कोर्ट से परमिशन ले आता हूँ, मेरे रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, तो ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। अभी जो आजकल हम अखबारों में पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे एक तरह से डॉक्टर्स को क्रिमिनल की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, ये भी चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि ट्रांसप्लांट कोई एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। हमारा फिजिशियन का काम होता है कि साहब पेशेंट डोनर को आप जज करना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी फिटनेस देखना कि वो देने लायक है या नहीं है, लेने वाला लेने लायक है या नहीं है, उनका कोई ऐसा तो नहीं है कि वो रिलेटिव नहीं है, कुछ और ही है। तो वो डिसीजन हम अपने लेवल पे भी देखते हैं। उसके बाद में जो फाइल बनती है, उसके बाद एक लीगल फाइल बनती है, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाता है। फिर ये दोनों फाइलें हमारी हॉस्पिटल की कमेटी होती है, वो इनको चेक करती है। हॉस्पिटल की कमेटी जब वेरीफाई करती है, उसके बाद ये फाइल NOC के लिए और SMS मेडिकल कॉलेज वहाँ जाती है, हर फाइल वहाँ जाती है।
हमारे को ये भी ऑर्डर मिला हुआ है कि आप रिलेटेड पेशेंट हैं, हमें मत भेजो, आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया होता है 25 और 30 ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको वो ऑर्डर मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने हर फाइल को और SMS मेडिकल कॉलेज NOC के लिए भेजते हैं, क्योंकि इससे वहाँ जो गणमान्य लोग बैठे हैं जो अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से कर रहे हैं, तो वो भी इसका ख्याल करें। उनको भी कोई इशू नज़र आता है तो वो बाध्य होते हैं, वो कहें कि नहीं साहब वी रिफ्यूज़ दिस केस, तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो हमें उसको रोकना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आदमी अगर बाहर से आके यहाँ ट्रांसप्लांट करता है तो हमें सारी चीज़ों को, बिंदुओं को देखना भी चाहिए कि भाई ये आदमी इतनी दूर से यहीं क्यों आ रहा है, और यहाँ आ रहा है तो पेशेंट और डोनर के रिलेशन है वो अपने देख सकते हैं, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नेफ्रोलॉजिस्ट का अपने लेवल पे डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मैं जब ट्रांसप्लांट करता हूँ तो हस्बैंड वाइफ भी ट्रांसप्लांट करता हूँ तो मैं आजकल उनके बच्चों का HLA कर लेता हूँ। मुझे जजमेंट हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ है या नहीं है, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं है। आई कैन जज बाई माई टेस्ट। सो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कोई हस्बैंड है वो बीमार है और कोई घर में देने वाला नहीं है तो उसकी जान बचाने के लिए किडनी लगाना भी ज़रूरी है, और वो अगर जान बचेगी तभी उसका परिवार बच पाएगा। तो मानवीय तौर पे देखा जाए तो वो ट्रांसप्लांट के लिए वाइफ को मना नहीं कर सकते। वाइफ दूसरे घर से आती है, ब्लड रिलेटिव नहीं है, उसको अनरिलेटेड बोलते हैं, लेकिन वो दे सकती है क्योंकि उसको कोई देने वाला ही नहीं है। अब हमारा ये जजमेंट होना चाहिए कि भाई ये वाइफ है या नहीं है, ये आप कैसे जस्टिफाई करो। ये आप HLA कर लो, उनके बच्चों को आप HLA करोगे, आपका हाफ मैच मिल जाएगा, इससे साबित हो जाता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो ऐसे पेशेंट का ट्रांसप्लांट करना भी ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगी बचाना भी ज़रूरी है। डॉक्टर का पहला काम है अपने मरीज़ की ज़िंदगी बचाना किसी भी तरह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम करके उसकी ज़िंदगी बचाओ। अच्छे काम भी है, बहुत से पेशेंट होते हैं उनके डोनर नहीं मिलते हैं, घर में कोई देने वाला नहीं होता है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कैडेवर लिस्ट बनी हुई है। मैंने बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे जो कैडेवर लिस्ट में डाल रखे हैं। कैडेवर लिस्ट के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है, जो बंदा डायलिसिस पे होता है, 2 से 3 महीने तक डायलिसिस कर चुका होता है, उसको हम लिस्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, फिटनेस देखते हैं। और मैं 3 से 4 ट्रांसप्लांट अभी कैडेवर के अंदर कर चुका हूँ। O ग्रुप के अंदर भी 2 पेशेंटों को मैंने ट्रांसप्लांट किया जो कैडेवर से किडनी मिली है जी। एक पेशेंट मेरा ऐसा था, उसका घर भी बिखर गया था, वाइफ ने मना कर दिया, वो बच्चे को लेकर चली गई, और 5 साल तक मैंने उसका डायलिसिस किया, फिर उसको किडनी मिली, वो बंदा ट्रांसप्लांट हुआ, सारा परिवार उसका बस गया, वो वाइफ भी साथ रह रही है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, घबराना नहीं होता। आपने शादी करने का मतलब ये नहीं है कि साहब बीमार होने के बाद में आप उसका रास्ता बदल दो। आपको उसका साथ निभाना है, उसको मेंटली फिजिकली सारा उसको सपोर्ट चाहिए होता है। किडनी ट्रांसप्लांट एक चीज़ है, लेकिन उसको सपोर्ट भी चाहिए, उसको मेंटली फिजिकली इकोनॉमिकली कई लेवल पे आपको सपोर्ट करना है। तो घबराए नहीं। मैं यही कहूँगा सभी मीडिया साथियों से, सभी समाज के प्रबुद्धजनों से कि जो भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं उन पे विश्वसनीयता जांच करनी चाहिए, उसकी हर आदमी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि साहब डॉक्टर गलत हैं, वो गलत नहीं है, जो भी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसने गलत काम किया है उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और आपसे वार्ता के बाद आपकी जो उदारता है, चिकित्सकीय जो कर्तव्य है, पेशेंट के प्रति जो आपकी कर्तव्य है, ये वास्तव में साधुवाद की काबिल है। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, और आम जन को यही विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छे चिकित्सकों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर जितने भी काम होते हैं, रिस्की हो या साधारण हो, सबको एक चैनल के रूप में सत्यापित करके ही कार्य को किया जाता है। एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, ये जो किडनी की जो बीमारी आजकल बढ़ रही है, इसमें ये तो तय है कि खान पान का, दूषित खान पान का इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या इससे हम लोग आसानी से बच सकते हैं, और अगर बच सकते हैं तो इनकी स्थिति क्या होती है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का कोशिश करें। किडनी जो है उसके बहुत सारे कारण होते हैं डैमेज होने के, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, और ब्लड प्रेशर कॉमन है। इसके अलावा कुछ अनुवंशिक बीमारियां होती हैं, जैसे सिस्टिक किडनी होती है, एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, इवन मलेरिया, डेंगू, और जो स्नैक बाइट है, सांप के काटने से भी किडनी डैमेज होती है, कई बार परमानेंट डैमेज हो जाती है। तो कई बार डिलीवरी के बाद में और इन्फेक्शन से किडनी परमानेंट डैमेज हो जाती है। तो किडनी डैमेज होने के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, अगर आपको पुरानी बीमारी है, क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, तो आपको उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करना है, पहली इशू। दूसरा, आपको किडनी फंक्शन और प्रोटीन लीक जो यूरिन में हो रहा है उस पर स्पेशल ध्यान देना है।
उसको एक रूटीन की तरह से आप टेस्ट करते रहें एवरी 3 मंथली। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं भी रिपोर्ट्स में पॉजिटिविटी आ रही है तो आप अपने गुर्दा रोग विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें, जो भी आपके नियर एंड डियर हैं। क्यों? क्योंकि इससे आप जो बीमारी की स्टार्टिंग है उसको आप स्टॉप कर सकते हो, स्लो कर सकते हो जी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका बीपी, शुगर, ये जो बीमारी है, इनका अगर कंट्रोल अच्छा होगा तो किडनी की खराबी की जो स्पीड होती है वो कंट्रोल में रहती है, एकदम से किडनी खराब नहीं होगी, स्लो होगा। इसके अलावा हम कुछ खान पान का भी बोलते हैं, कुछ खान पान के रेस्ट्रिक्शन करते हैं। जैसे ओवर द काउंटर कई बार लोग पेन किलर खाते रहते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, है ना, तो फिर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होता। आपने हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहते हैं, करीबन 3 से 4 लीटर लिक्विड आपको डेली लेना होता है, तो बहुत सारे रीज़न है। इसके अलावा स्टोन बेल्ट बहुत कॉमन है। जो स्टोन बेल्ट है, राजस्थान, अपना जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये है स्टोन बेल्ट है। तो स्टोन बेल्ट बहुत कॉमन है। स्टोन से बहुत ज़्यादा किडनी में डैमेज होता है। कई बार अपने मिस कर जाते हैं क्योंकि 2 किडनियाँ होती हैं, एक किडनी में स्टोन पड़ा है, अपने को पता ही नहीं है, और इंसिडेंटली सोनोग्राफी में पता लगता है अरे यार स्टोन है। तब देखते हैं कि साहब स्टोन तो बहुत पुराना है और किडनी अंदर से वीक ही हो गई, लेकिन दूसरी किडनी अपनी नॉर्मल है, इसलिए अपना किडनी फंक्शन नॉर्मल आएगा, इंसान भी नॉर्मल चलता रहेगा। इसलिए घबराएं नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ हो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें। और ज़रूरी ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को अपने अच्छी रखें, घूमना फिरना रखें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। एटलीस्ट आधा घंटा व्यायाम बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट 5 to 7 डे, 5 out of 7 डेज आधा घंटा बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खान पान का प्रॉपर शेड्यूल रखें, और हो सके जब तक होममेड फूड यूज़ करें, फास्ट फूड को अवॉइड करें। और एटलीस्ट हम कहते हैं साहब 8 से 10 गिलास पानी पीना है, तो इतना लिक्विड अपने को लेना चाहिए, क्योंकि अपने बहुत ही ह्यूमिड इन्वायरमेंट, हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी जो कारण आपने बताया इसमें एक कारण जी मेरी दृष्टि में, एक व्यक्ति मेरे से मिले जी उन्होंने कहा कि जब मैंने डॉक्टर को किडनी के बारे में जानकारी दी जांच करने के बाद, तो उन्होंने मुझसे सिम्टम्स पूछे। कोई भी सिम्टम नहीं था, न तो बीपी था, न शुगर था, न थायराइड था, और ना ही वो अल्कोहल का प्रयोग करता था, न ही वो पेन किलर यूज करता था, बावजूद उसके किडनी में इन्फेक्शन आया। वहाँ से पता चला कि उनको कोरोना हुआ था जी, और कोरोना हुआ और चला गया, पता नहीं चला। क्या इससे भी किडनी पर प्रभाव पड़ा है पेशेंट्स के ऊपर? नहीं सर, कोरोना के कारण से किडनी खराब नहीं होती है, लेकिन हाँ कई बार जैसे एकदम से कोई किडनी का प्रॉब्लम कोरोना के टाइम में हुआ है, तो हम लोग उसका किडनी बायोप्सी करते हैं। किडनी बायोप्सी करके उसका रीजन हम कैरी आउट करते हैं। कुछ किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट में ऐसा हुआ है, एकदम से किडनी काम करना बंद कर दिया, हमने देखा, तो उसमें एक TMA नाम की बीमारी होती है, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी, और किडनी एकदम से काम करना बंद करती है। उसका प्लाज्मा एक्सचेंज भी हम करते हैं, और बहुत से पेशेंट होते हैं जिसमें रिकवरी भी नहीं आती। उस समय एक ये बीमारी हमें बायोप्सी में देखने को मिली, लेकिन ऐसे ईच एंड एवरी पेशेंट को होता नहीं है। और ज़रूरी यही होता है कि जब आप बीमार हो, भले वो कोविड हो, भले आपको मलेरिया हो, डेंगू हो, कुछ भी हो, आपको प्रॉपर हाइड्रेशन और डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाई ग्रेड फीवर आ रहा होता है, अपने मिस करते रहते हैं, लिक्विड इनटेक अपनी डिमांड बॉडी की ज़्यादा होती है, अपने उसको कैरी आउट नहीं कर पाते, और वो डिहाइड्रेशन से धीरे धीरे किडनी की ट्यूबुल्स इंजरी होकर किडनी डैमेज हो जाता है, और फिर अपने सलाह नहीं लेंगे तो वो लंबा परसिस्ट करने के बाद में वो रिकवर नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आप टाइम रहते और प्रॉपर सलाह लें, अपने हिसाब से अपना ट्रीटमेंट डिसीजन नहीं लें, डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें। मैं आमजन की ओर से जिज्ञासा व्यक्त करना चाहता हूँ जी। किडनी की बीमारी से निजात पाने के लिए एक शब्द आप द्वारा निकला है, किडनी ट्रांसप्लांट। जी। लोग इससे भी डरते हैं कि उनके पास इतना एक्सपेंडिचर नहीं होता, इतना खर्चा नहीं होता। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जी आपकी चिकित्सा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि एक गरीब व्यक्ति या निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति किडनी ट्रांसप्लांट में जी सर अभाव की स्थिति में भी सक्सेस हो सकता है? जी सर, अभी तो क्या है कि अपने राजस्थान स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि हर आदमी को किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए गवर्नमेंट ने फंडिंग कर रखी है। जी। अभी जो मैं कर रहा हूँ रेगुलर, उसमें हम चिरंजीवी स्कीम थी, अभी ये अपना स्टार्ट हो जाएगा आयुष्मान, तो इसमें और 4.5 लाख रुपया गवर्नमेंट पे कर रही है, जिसमें ट्रांसप्लांट भी है और हम रिजेक्शन रोकने का इंजेक्शन भी देते हैं। ये पूरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है। पेशेंट को कुछ टेस्ट होते हैं जो फाइल वर्क होता है पेशेंट डोनर का, वो अपने लेवल पे कराना होता है, वो हम एडवाइस करते हैं, वो फाइल कराते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो एक गरीब आदमी भी किडनी ट्रांसप्लांट करा सकता है। इससे पहले जब ये
स्कीम नहीं थी तो भी मैंने कुछ पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। एक नारायण सेवा संस्थान है उदयपुर के अंदर, तो मैंने उनसे काफ़ी पेशेंटों को हेल्प मिला है। किसी को उन्होंने 2 लाख दिए हैं फंडिंग, किसी ने 3 लाख दिए हैं और उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। वो लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद में फ़ोटोज़ भी लेते हैं, वो पेशेंट से भी मिलते हैं, डोनर से भी मिलते हैं। तो ये समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह से समाज आगे आएगा तो पेशेंट की बहुत सहायता हो सकती है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे का बहुत बड़ा रोल है नहीं, गवर्नमेंट अच्छा फंड कर रही है। ज़रूरत है अपने को आगे बढ़ने की, सोचने की। और किडनी ट्रांसप्लांट अगर युवा इंसान हो, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं हो, हार्ट कमज़ोर नहीं हो, फेफड़े कमज़ोर नहीं हो, तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बजाय अपने डायलिसिस लंबा रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, छोटे छोटे जगह पर डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो विश्वसनीयता है, क्वालिटी ऑफ आरओ प्लांट का वाटर क्वालिटी कैसी है, उसमें इन्फेक्शन कैसा है कि नहीं है, क्योंकि एक डायलिसिस में 200 लीटर पानी एक्सपोज होता है। तो ज़रूरी यही है कि अच्छी डायलिसिस हो, लेकिन वो हर जगह मैनेज करना हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर ट्रांसप्लांट करना है तो तुरंत करने की कोशिश करें। ज़्यादा डिले करने से अगर कोई और इन्फेक्शन होता है, पेशेंट कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो उसको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए घबराएं नहीं, और ये बहुत ही अच्छा और क्वालिटी वाला इलाज है। आपकी इस वार्ता से हज़ारों हजार उन पेशेंट्स की मानसिकता को एक स्वस्थ और निष्पक्ष आयाम मिला है। आपका कीमती वक्त हमने लिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने आमजन को दी, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और अगले एपिसोड में इसी तरह से एक अच्छे व्यक्ति के साथ हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार सर, जय भारत।